नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हम चौथा अध्याय शुरू कर चुके थे जिसका कि नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। अब तक 5 भागों का अध्ययन हमने किया, जहां हमने ये देखा कि वैश्वीकरण होता क्या है, शाब्दिक अर्थ से लेकर के हम इसका जो हमारी अर्थव्यवस्था पर आधारित विस्तार परिभाषा थी उसका भी अध्ययन कर चुके थे। हमने ये देखा था कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कैसे विदेशी व्यापार करती हैं, कैसे विदेशी निवेश आता है, इन सब को लेकर के हमने विस्तार से समझ बना ली। अब तक चैप्टर में हमने ये देखा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो व्यापार करने का तरीका है, चाहे वो संयुक्त उत्पादन वाला तरीका हो या फिर हम कहें टेक ओवर करके किसी छोटी कंपनी को, स्थानीय कंपनी को टेक ओवर करके उत्पादन बढ़ाना हो, अपने ब्रांड को स्टेबल करना हो, ये सब चीज़ें हमने अध्याय में सीख ली थी। ये सब कैसे हो रहा है, ठीक। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसको अपनाने के लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्क कर रहे हैं, जैसे चाहे हमारा विश्व व्यापार संगठन हो, उसके ढांचे को हमने अच्छे से समझा। हमने ये भी देखा कि जो विकसित देश हैं वो कैसे हमारे विदेशी व्यापार या फिर हम ये कहें कि जो मुक्त व्यापार है जिसमें किसी प्रकार का अवरोधक नहीं है, उसको जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको कैसे वो फॉलो नहीं कर रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे स्थानीय या हम ये कहें विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था पर। ये सब चीज़ें हमने अब तक के भागों में अध्ययन इनका कर लिया था। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारा भाग 6, जिसमें हम ये देखेंगे कि भारत के संदर्भ में जो वैश्वीकरण है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए देखते हैं भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव। बच्चों देखिए, अगर हम विगत 20 वर्षों की बात करें, यदि हम विगत 20 वर्षों की बात करें, 2 दशक की बात हम करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो व्यापार का स्वरूप है उसमें बहुत ही तेजी से परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे व्यापार का जो हिस्सा है वो विदेशी व्यापार ने ले लिया। कहने का मतलब ये है कि जहां अगर हमने वित्तीय वर्ष की बात की थी या दशक की बात की थी 1950 से लेके 1960 की हम बात करेंगे, यानी स्वतंत्रता के आसपास की हम बात कर रहे हैं, तो वहां हम क्या देखते हैं, वहां हम ये देखते हैं कि भारत ने अपने आयात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा लिया था। कुछ एक वस्तुएं ऐसी थी जिनमें चाहे हम पेट्रोलियम उत्पादों को लें या फिर हम बात करें हमारे जो उर्वरक हैं उनकी या मशीनरी करें, इनको छोड़ करके समस्त प्रकार के जो पदार्थ थे बाहर से आयात किए जाने वाले थे उन पर रोक लगा दी थी, यानी एक अवरोध पैदा हो गया था व्यापार में। ऐसा क्यों हुआ था? इसके भी कारण हमने देखे कि भाई उस समय उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा था, उद्योग विकसित हो रहे थे, तो हर देश का यह दायित्व होता है, क्या ये मनोभावना थी उस समय कि जो मेरा स्थानीय व्यापार है, स्थानीय उत्पादक हैं वो ग्रोथ करें। तो इसीलिए ये सिर्फ अवरोधक पैदा कर दिए गए, लगा दिए गए। परंतु अगर हम इसी की बात को आगे बढ़ाते हैं और सन 1991 की हम बात करें, तब हम देखते हैं कि उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। हमारी जो नीतियां थी व्यापार को लेकर के, आयात निर्यात को लेकर के, टैक्सेस को लेकर के, उन्हें उदार बनाया गया और हम भी जुड़ गए वैश्वीकरण से। ठीक है, तो उदारीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो इसी को संदर्भ बनाते हुए हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं को, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कैसे हुआ है? यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हमें दे दिए इसी एक सेंटेंस में, देखिए क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं वैश्वीकरण की और उत्पादकों की, चाहे वो स्थानीय हो या फिर विदेशी हो, दोनों उत्पादकों की बात करते हैं, तो वैश्वीकरण एक ऐसा पहलू है जो उत्पादकों के मध्य प्रतिस्पर्धा पैदा कर देता है। इस प्रतिस्पर्धा का जो सीधा सीधा फायदा मिलता है वो हम कहते हैं उपभोक्ताओं को मिलता है। कैसे मिलता है? अच्छी क्वालिटीज़ की चीज़ें उनके सामने होंगी, अच्छे ब्रांड्स उनके सामने होंगे, उनके पास में चॉइसेस होंगी कि भाई मैं ये वाला लूँ या फिर ये वाला यूज़ करूँ। तो ये सब प्रॉफिट्स किसे जा रहा है? ये सीधा सीधा जा रहा है उपभोक्ताओं को। अब ऐसा नहीं कि इस उपभोक्ताओं की श्रेणी में ये ग्रामीण क्षेत्र को भी मिल रहा है, नहीं, ये मिल रहा है हमारे विशेषकर शहरी क्षेत्र को, और उसमें भी एक विशेष वर्ग यानी कि धनी वर्ग को। क्यों मिल रहा है भाई ऐसा? क्योंकि हम ये समझ पा रहे हैं कि उत्पादक, चाहे वो स्थानीय हो या विदेशी हो, दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा को जब निर्वाह किया जाता है तो केवल एक विशेष वर्ग को, एक विशेष उपभोक्ता वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, जो कौन है? शहरी क्षेत्र का हमारा धनी वर्ग। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हो गए। भाई जो निर्धन गरीब परिवार का है या हम कहें गरीब वर्ग है, गरीब तबका है, वो क्या करता है? उनकी चॉइसेस कम होती है, उनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित होती हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो उन्हीं पर निर्भर करते हैं। जबकि अगर हम धनी वर्ग की बात कर रहे हैं तो इनके सामने पहले से ज़्यादा चॉइसेस आ गई हैं।
वे अब अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। भाई कम कीमत कैसे होगी, इसके बारे में मुझे स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने चैप्टर में कई बार इसको देख लिया। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, क्वालिटी बढ़ती है, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो उत्पादक होते हैं उनकी कोशिश ये रहती है कि मैं मेरे प्रोडक्ट की अच्छी गुणवत्ता दूं, मेरा मार्जिन चाहे कम हो, पर मेरे जो खरीदार हैं, मेरे जो उपभोक्ता हैं वो बढ़ते जाएं। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, कीमतें कम होंगी, तभी तो आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे एक विशेष वर्ग को, जो हमारा वैश्वीकरण है या हमारे जो उत्पादक हैं स्थानीय या विदेशी, उनकी प्रतिस्पर्धा का लाभ मिल रहा है। परिणाम क्या होने वाला है, परिणाम तो ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। भाई इनके पास में इतनी सारी चॉइसेस हो गई, इतने अच्छे अच्छे हम कहें कि जो उपभोग करने के लिए उत्पादक के इनके सामने इतने सारे सामान आ चुके हैं, प्रोडक्ट्स आ चुके हैं कि इनका जीवन है वो पहले से अच्छी अवस्था में जा रहा है। उत्पादकों और श्रमिकों पर वैश्वीकरण का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है। कैसे भाई, वैश्वीकरण से जहां हम ये देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इतना फायदा होता है, उनके ब्रांड स्टेबल होते हैं, उनकी जो हम कहते हैं कि एक तरीके से कि उनका व्यापारिक जो क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं हम ये देखते हैं कि कुछ उत्पादक ऐसे हैं जो स्थानीय और छोटे उत्पादक हैं, उनके व्यापार चौपट होते जा रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ श्रमिक वर्ग पर भी इसका कोई ज्यादा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर हम कुछ तुलनाएं देखते हैं। देखिए, पहली बात अगर हम करें, विगत 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपने निवेश में वृद्धि की है। क्यों की है, क्योंकि उन्हें यहां बहुत ज्यादा फायदा है। कैसे फायदा है भाई, देखो भारत एक हम कहें कि सबसे ज़्यादा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो उपभोग करने वाला वर्ग है उसकी संख्या सर्वाधिक है विश्व की तुलना में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसीलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारत में अपने निवेश में वृद्धि कर रही हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ ये होगा कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। भाई हम कैसे कह सकते हैं कि भारत में बढ़ रहा विगत 20 वर्षों में विदेशी कंपनियों या बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश उनके लिए लाभप्रद है? अरे भाई, निवेशकों को हमने देखा था, पिछले पार्ट में भी देखा था, निवेशक केवल वही निवेश कर रहे हैं जहां उन्हें लाभ होगा, क्योंकि हम पूरा फंडा देख चुके थे। व्यापार का एक ही लाभ है, एक ही फंडा है, वो है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत में अगर कोई निवेश कर रहा है तो उनके लिए क्या है, लाभप्रद है। तभी तो 20 वर्षों में देखें हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ अपने निवेश को बढ़ाया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों और जंक खाद्य पदार्थों एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। क्यों दिखाई है? ये प्रॉफिटेबल है, शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और हम ये भी देख पाते हैं कि ये वो उद्योग हैं जिनका उपभोग एक विशेष वर्ग यानी कि धनी वर्ग करेगा। कैसे? सेलफोन देख लो, मोटर गाड़ियां देख लो, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद देख लो, ठंडे पेय पदार्थ देख लो, फास्ट फूड्स देख लेते हैं हम, बैंकिंग जैसी सेवाएं देख लेते हैं। तो ये सब वो सेवा क्षेत्रक हैं जिनका उपभोग एक विशेष वर्ग करता है, जो उत्पादकों को लाभ पहुंचाने वाला है। बच्चों, इन उत्पादकों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हुई हैं। ये वो टॉपिक है, ये वो पॉइंट है जो ये इफेक्ट बता रहा है कि इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विदेशी निवेश से स्थानीय लोग या किसी देश को क्या फायदा होता है। फायदा ये होता है, नए रोजगार उत्पन्न होते हैं। कच्चे माल की आपूर्ति कौन करेगा? स्थानीय कंपनी करेगी। तो स्थानीय कंपनी की जो ग्रोथ है या अर्थव्यवस्था है, उनकी इकोनॉमी है, वो कैसी होगी? डेवलप कर जाएगी। तो ये सारे वो प्रॉफिट्स हैं जो विदेशी व्यापार या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश के बाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि विदेशी निवेश को, जब इतना प्रॉफिटेबल विदेशी निवेश है, तो इसको आकर्षित करने के लिए एक सरकार क्या क्या कदम उठा सकती है। भाई हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, भाई हमें जैसे कहा कि अरे चलो भाई नानी के जाना है, तो
तो हम क्या सोचते हैं कि वहां रुचिकर चीजें क्या होंगी, मेरा क्या प्रॉफिट है, मैं क्यों जाऊं वहां। तो एक निवेशक जो कि यहाँ पर निवेश करेगा उसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखेगा तभी तो निवेश करेगा। तो उसको आकर्षित करने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, हाल के वर्षों में भारत की केंद्र एवं राज्य सरकारें भारत में निवेश हेतु विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठा रही हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं। औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले रिको इंडस्ट्रीज एरिया स्थापित किए जा रहे हैं। आप कई जगह देख रहे होंगे इंडस्ट्रीज एरियाज को डेवलप किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? जिन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, इनकी स्थापना की जा रही है। यहाँ पे कई सारी फैसिलिटीज देंगे भाई, यहाँ पे हम देखेंगे हर तरह की सुविधाएं होंगी। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र होंगे जिनमें निवेशक देख करके ये कहेगा हाँ यहाँ मुझे निवेश करने में प्रॉफिट है, मुझे काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। तो इन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विश्व स्तरीय सुविधाएं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, भंडारण, मनोरंजन एवं शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। ये कदम उठाया जा रहा है कि ये क्षेत्र तो हमने डेवलप कर दिए भाई, औद्योगिक क्षेत्रों को हमने डेवलप कर दिया, परंतु इनमें साथ साथ जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं वो किस लेवल की हैं? वो विश्व स्तरीय हैं, यानी काफ़ी बढ़िया सेवाएं दी जाती है, एक अच्छा उनका लेवल है। ठीक है। साथ ही साथ देखिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को आरंभिक 5 वर्षों तक कोई कर नहीं देना पड़ता है। अब ये देखो कितनी बढ़िया बात करी है, इतना बढ़िया लालच दे दिया भाई, दे दिया ना कि भाई आप यहाँ व्यापार करो, इस विशेष औद्योगिक क्षेत्र से, जो चाहे कोई भी औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ कंपनी लगाओ, आपको आरंभ के जो 5 वर्ष हैं तब तक कोई टैक्सेस नहीं देना। अब सोच लो, ये टैक्स नहीं देना, एक टैक्स की तो सबसे बड़ी बीमारी लगती है विदेशी कंपनियों को। तो वो क्या सोचते हैं कि इतने सारे प्रॉफिटेबल चीजें हमें यहाँ उपलब्ध हो रही हैं, तो भाई अब हम निवेश करने के लिए तैयार हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के एक निवेशक को क्या कह रहा है कि अब इतनी सुविधाएं दे रहे हो तो हम यहाँ निवेश करने को तैयार हो गए हैं। इसके साथ साथ देखिए, विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार ने श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है। भाई राज्य स्तर पर लचीला बनाओ, ठीक है, केंद्र स्तर पे बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें चाहिए विदेशी निवेश यहाँ पे। तो ये लचीलापन जो अपनाया गया है, या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं उदारीकरण की नीति जो अपनाई गई है, उसके द्वारा विदेशी निवेशकों को लुभाया जा रहा है। संगठित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो संगठित क्षेत्र की कंपनियों को कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना है। याद करो हमारा चैप्टर नंबर 2, याद करो, जहां हमने क्षेत्रकों को पढ़ा था और हमने ये देखा था कि संगठित क्षेत्र क्या होते हैं और असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। इन दोनों की जब हम कंपेयर कर रहे थे तो वहां हमने ये देखा था कि असंगठित क्षेत्र में किसी प्रकार के कोई नियम, कायदे, कानून का पालन नहीं किया जाता। वहाँ पे ना कोई एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्सेज हैं, श्रमिकों का किसी तरह का सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता, उन्हें किसी प्रकार के सवैतनिक अवकाश नहीं दिए जाते। ये सब चीज़ें हमने वहाँ देखी थी। तो संगठित क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उनको कुछ नियमों का अनुपालन करना पड़ता है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है श्रमिक अधिकारों का संरक्षण करना। यानी जो श्रम कानून है, चाहे बाल श्रम कानून है, ये सब कानूनों का पालन तो यहाँ करना पड़ता है। किस क्षेत्र में? संगठित क्षेत्र में। परंतु हाल के कुछ वर्षों की हम बात करें, सरकार ने कंपनियों को अनेक नियमों से छूट लेने की अनुमति दे दी है। तो आप ये समझ सकते हो कि संगठित क्षेत्र में भी निवेशकों को रुझाने के लिए कई सारे नियमों में संशोधन या लचीलापन अपनाया जा रहा है। बच्चों, इतना सब होने के बाद में फिर निवेशक क्या कह रहा है? देखो, हम अब निवेश करने के लिए तैयार हैं, परंतु इसके साथ साथ कहते हैं ना कि भाई जो आवश्यकताएं होती है वो कभी समाप्ति नहीं होती। तो देखिए, अब नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने के बजाय कंपनियों में जब काम का अधिक दबाव होता है तो लचीले ढंग से छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को कार्य पर रखा जा सकता है। तो आप समझ पा रहे हो कि जहां पहले संगठित क्षेत्र में एक निर्धारित अवधि के लिए रखा जाता था, नियमित रोजगार मिलता था, वहीं हम देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए ऐसा नियम बना दिया गया है कि संगठित क्षेत्र में भी आप नियमित आधार पर श्रमिकों को रोजगार देने की बजाय जब तक कंपनियों को आवश्यकता है, काम का
अधिक दबाव है तब तक लचीले ढंग से छोटी अवधि के लिए आप इन श्रमिकों को रख सकते हैं। कंपनी की श्रम लागत में कटौती करने के लिए ऐसा किया जाता है। फिर भी इतना सब होने के बाद भी निवेशक क्या कहते हैं, फिर भी विदेशी कंपनियां अभी भी संतुष्ट नहीं है और श्रम कानूनों में और अधिक लचीलापन करने की मांग कर रही हैं। तो भाई आप समझ सकते हो कि एक विदेशी निवेश को मतलब रुझाने के लिए गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है और विदेशी निवेश में कितना पावर है कि वो आज भी ये चाहते हैं कि इन जो नियम हैं इनको और अधिक लचीला बनाया जाए। तो ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली। तो चलिए अब कुछ प्रश्नों पर चर्चा की जाए। प्रतिस्पर्धा से भारत के लोगों को कैसे लाभ हुआ है? प्रतिस्पर्धा किसमें? आप में और हम में नहीं, ये प्रतिस्पर्धा है वैश्वीकरण के कारण उत्पन्न विदेशी और स्थानीय कंपनियों में। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। देखिए, प्रतिस्पर्धा के कारण खरीदार आसानी से विभिन्न देशों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की अच्छी किस्म उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। कई सारे ब्रांड्स हैं वो यहाँ आ जाते हैं। आप गाड़ियों का एग्जांपल ले लीजिए। पहले हम देखते थे एम्बेसडर जैसी या फिएट जैसी कारें ही हमें यहाँ पे देखने को मिलती थी। आजकल कई सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो भारतीय सड़कों पर घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये किसके कारण हुआ? ये सब प्रतिस्पर्धा के कारण, वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाए हैं। उत्पादक अब अपने उत्पादों को न केवल घरेलू बाजारों में बल्कि विभिन्न देशों में भी बेचते हैं और इस प्रकार अपने लाभ में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ हम ये कह पा रहे हैं कि खरीदारों को भी इससे लाभ हो रहा है और जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी लाभ हो रहा है। खरीदारों के सामने गुणवत्तापूर्ण कई सारी वस्तुएं, कई सारे उत्पाद उपलब्ध हो गए हैं और जो स्थानीय व्यापारी हैं, उत्पादक हैं, उन्हें मौका मिल गया है विश्व पटल पर अपने ब्रांड को स्टेबल करने का। तो ये सब फायदा है हमें प्रतिस्पर्धा के कारण। तो चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा की जाए। क्या और भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरना चाहिए, इससे देश की जनता को क्या लाभ होगा? तो देखिए, क्या हम बात करें कि कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां हैं जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारना हो चाहिए, ऐसा करने से हमारी जो जनता है, पब्लिक है, उसे क्या लाभ होने वाला है? बच्चों देखिए, अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़ी बात है, हाँ बिल्कुल ऐसा चाहिए कि हमारी जो कुछ कंपनियां हैं उनको विश्व पटल पर स्टेबल होना ही पड़ेगा। हाँ, और अधिक भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारना चाहिए। इससे भारत का औद्योगिक विकास होगा, विदेशी व्यापार बढ़ेगा, भारत में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ेंगे और ये सब बढ़ेगा तो इकोनॉमिकल जो हमारी रेट है वो ग्रोथ करेगी, अर्थव्यवस्था बूम करेगी और इन सब का जो फर्क है वो पड़ेगा हमारी जीडीपी पर, यानी सकल घरेलू उत्पाद मूव करेगा। और जब हमारा जीडीपी ग्रोथ करता है तो उस समय बच्चों जाहिर सी बात है हम कह देते हैं हम विकास की ओर मूव कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि और अधिक भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारने की जरूरत है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला प्रश्न। सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती हैं? क्या क्या इन्होंने लालच दिया वो हमने देख लिया, क्या क्या लचीलापन अपनाया वो हमने देख लिया, पर अब हमें ये भी तो सोचना होगा कि भाई ऐसा क्यों करती हैं, क्यों चाहिए विदेशी निवेश? तो देखिए बच्चों, अनेक लाभों के कारण सरकारें विदेशी निवेश बढ़ाने का प्रयास करती हैं। विदेशी निवेश से आधारभूत संरचना का विकास होता है। ये आधारभूत संरचना नया शब्द नहीं है। आधारभूत संरचना ढांचे को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या है? उद्योगों का विकास करना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र का विकास करना है। कैसे संभव होगा? जब निवेश होगा इन सेक्टर्स में तो ऑटोमेटिक ये मूव कर जाएंगे। तो जो आधारभूत संरचना है हमारी अर्थव्यवस्था की, उसको विकसित करना है तो हमें विदेशी निवेश बढ़ाना होगा। देश में नए उद्योग स्थापित होंगे, इससे आधुनिक तकनीकी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उपभोक्ताओं को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता का सामान भी उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही साथ हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कच्चे माल की खपत के रूप में जो स्थानीय कंपनियां हैं उनका जो इकोनॉमिकल ढांचा है वो भी मूव करेगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिनके कारण सरकारें विदेशी निवेश को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। जिस सेक्टर में या जिस स्टेट में या जिस राष्ट्र में सर्वाधिक विदेशी निवेश होता है, आप ये देखेंगे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ती ही जाती है, वहाँ मूव होता रहता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर्स में और रोजगार, नए से नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों पे चर्चा की। अब हम बात करेंगे इन सब का जो हमारे छोटे उत्पादक हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखो,
परख इंडस्ट्रीज के बारे में हमने बात की थी, परख फूड्स को लेकर के हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, आपको याद होगा पार्ट 2 में, जहां हमने ये देखा था कि अमेरिकी कंपनी कारगिल फूड्स ने कैसे उसे टेक ओवर किया, कैसे उसके 4 तेल शोधक कारखाने थे उन पर अपने ब्रांड की स्टेबिलिटी की, और एट लास्ट हमने ये देखा था कि परख का नाम वहां से हट चुका था, अब वो एक कारगिल कंपनी बन चुकी थी। बच्चों ये होता कैसे, जब भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहीं निवेश करती हैं तो उसके पॉजिटिव के साथ साथ कई नेगेटिव प्रभाव भी हमको देखने को मिलते हैं। जो स्थानीय या छोटे उत्पादक है उनके सामने एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो होती है प्रतिस्पर्धा करो या फिर नष्ट हो जाओ। देखो वैश्वीकरण ने बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों और श्रमिकों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं। कैसे की है? अरे भाई आप देखिए, अगर कोई कंपनी यहाँ स्टेबल हो रही है, ठीक है, तो वो क्यों स्टेबल होती है? उसको यहाँ पे कम लागत में कच्चा माल मिल रहा है, कुशल अकुशल श्रमिक हैं वो कम लागत में मिल रहे हैं, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर उसको सरकार की नीतियाँ ऐसी मिल रही हैं, उसको टैक्सेस का छूट है, उसको हर चीज़ में छूट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं उसका जो उत्पाद होगा, यानी जो उसने बनाया है, जो उसका प्रोडक्ट होगा, वो स्थानीय की तुलना में लेस देन प्राइस वाला होगा, कम प्राइस वाला होगा, अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, क्योंकि उसके पास में नवीन टेक्नोलॉजी भी तो है ना। इतने वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा कहें कि कंट्रीज में उसकी स्टेबिलिटी है, उसके पास में कई देशों की टेक्नोलॉजी होगी, तो उसका जो उत्पाद निकल करके आएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी का, वो प्राइस में कम होगा, अच्छी गुणवत्ता वाला होगा, जिसका सीधा सीधा प्रभाव छोटे उत्पादकों को सहन करना पड़ेगा। या तो उन्हें अपनी गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी, अगर वो गुणवत्ता पर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी प्राइसेस मूव करेंगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास निवेश भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये होगी कि जो छोटे उत्पादक होंगे वो इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, तो उन्हें अपने रोजगार को नष्ट करना होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सरल शब्दों में, या तो प्रतिस्पर्धा करो या फिर आप नष्ट हो जाओ। और श्रमिकों की भी बात हम यही कर सकते हैं, श्रमिकों का भी देख सकते हैं कि जैसे अगर संगठित क्षेत्र की हम बात करें तो संगठित क्षेत्र में जहां पहले एक स्थायी रोजगार मिल रहा था, वहीं हम देखते हैं कि सरकार ने लचीलापन अपना दिया इन विदेशी निवेशकों के लिए और कह दिया भाई आपको जब तक काम का दबाव है तब तक आप इन क्षेत्रों में श्रमिकों को रख सकते हैं। तो इनकी स्थिति भी कुछ खास सुधार वाली नहीं है। बच्चों यहाँ पे हमने छोटे उत्पादकों पर वैश्वीकरण के प्रभाव के ऊपर चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि और विस्तार से जो बढ़ती हुई प्रतियोगिता है, यानी कि जो ये प्रतिस्पर्धा है, इसका एक एग्जाम्पल से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे स्थानीय या छोटे उत्पादक नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे से पास में आया रवि। रवि को यह अपेक्षा नहीं थी कि उसे एक उद्योगपति के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधि में ही संकट का सामना करना पड़ेगा। तो हम मिलते हैं रवि से, देखते हैं कैसे छोटा उद्योगपति रवि एक बड़े से संकट का सामना करता है। रवि ने सन 1992 में तमिलनाडु के एक औद्योगिक शहर होसूर में संधारित्र का निर्माण करने वाली अपनी कंपनी शुरू करने के लिए बैंक से ऋण ले लिया। बैंक ने भी देख लिया भाई नया उद्यमी है तो इसे ऋण दे दिया जाता है और उसका जो बिजनेस है वो स्टेबल हो जाता है। संधारित्रों का इस्तेमाल होता कहाँ है ये भी हमें पता होना चाहिए। ट्यूबलाइटों में, टेलीविजनों सहित अनेक घरेलू जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनमें होता है। 3 वर्षों के भीतर वह अपने उत्पादन का विस्तार करने में सक्षम हो गया। उसकी कंपनी में 20 कर्मचारी काम करने लगे। तो चलिए ये तो हो गई बूम की स्थिति। एरो साइन है, ये देखिए ऐसे उसकी कंपनी मूव कर रही है, इंडेक्स देख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्ष तब प्रारंभ हुआ जब सरकार ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार संधारित्रों के आयात पर से प्रतिबंधों को हटा दिया। याद कर लेना 1950, 1960। चलिए उसके बाद में देखते हैं 91 की जब हम बात की तो ये लचीलापन अपनाया गया और 2001 में एक नोटिफिकेशन आया कि अब जो संधारित्र हैं उनका आप क्या कर सकते हो, आयात कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है बाहर से संधारित्र आना शुरू हो चुके हैं। उसके मुख्य ग्राहकों में टेलीविजन कंपनियां थी जो टेलीविजन सेटों का निर्माण करने के लिए संधारित्रों सहित विभिन्न पुर्जे थे उनको थोक में खरीदती थी और टेलीविजन सेटों का निर्माण करती थी। और होता भी यही है ना, जो बड़ी कंपनियां होती है वो सारा प्रोडक्शन थोड़ी करती हैं, वो जहां से उन्हें चीपेस्ट कॉस्ट पे पुर्जे मिलते हैं, संधारित्र मिलते हैं, पार्ट्स मिलते हैं, वहां से वो परचेज करती हैं। याद कर लेना थाईलैंड वाला एग्जाम, मेड इन थाई। थाई का एक प्रोडक्ट भी नहीं था, उसमें एक छोटा सा नील मतलब हम कहें कील भी नहीं थी, बट वो प्रोडक्ट था मेड इन थाई, जबकि उसके सारे प्रोडक्शंस के जो पार्ट थे प्रोडक्ट के वो अदर कंट्रीज से आ रहे थे। तो ऐसे ही रवि के जो ग्राहक थे मुख्य, वो टेलीविजन सेट निर्माण करने वाली
कंपनियां थी। अब आगे क्या होता है, किंतु बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा ने भारतीय टेलीविजन कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए संयोजन कार्य करने के लिए विवश कर दिया। यानी कि हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जॉइंट उत्पादक, संयुक्त उत्पादक वाला रोल प्ले होगा या फिर टेक ओवर वाला रोल प्ले होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या कर रही हैं, या तो टेक ओवर कर रही हैं छोटी स्थानीय कंपनियों को, या फिर हम देखते हैं उन्हें ऑर्डर दे करके माल बनवाया जा रहा है। इनमें से कुछ जब संधारित्र खरीदती थी तो वे इनका आयात करना पसंद करती थी, क्योंकि आयातित सामान की कीमत रवि जैसे लोगों द्वारा निर्धारित कीमत से आधी होती थी। यहाँ आके हम देख पा रहे हैं अब इसका जो दुष्प्रभाव है, इस लचीलेपन उदारीकरण का जो दुष्प्रभाव है वो हमारे सामने निकल करके आ रहा है। रवि की कीमत जहाँ मानो 2 रुपये थी, तो विदेशों से आने वाला जो संधारित्र था उसकी कीमत कितनी थी, 1 रुपीज़। आप एक कंपनी हो, कौन सा वाला खरीदोगे? अरे भाई मैं पागल थोड़ी 2 वाला क्यों खरीदूंगा, बेस्ट क्वालिटी है, 1 रुपये में मिल रहा है, मैं तो ये वाला ही परचेज करूंगा। तो ये समस्या रवि के साथ सामने आना शुरू हो गई। अब रवि वर्ष 2000 में निर्मित संधारित्रों से आधे से भी कम संधारित्रों का निर्माण करता था। यानी हम ये देख रहे हैं कि भाई वो जहाँ 50,000 प्रोडक्शन दे रहा था, अब उसका प्रोडक्शन घट करके 25,000 हो गया और उसके लिए केवल 7 श्रमिक काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए छोटे उत्पादक नष्ट हो रहे हैं। 20 श्रमिक से संख्या कितनी आ गई, 7 श्रमिकों की, 13 श्रमिकों का रोजगार तो जा चुका है वैश्वीकरण के दुष्परिणाम के फलस्वरूप। यहाँ पर रवि के अनेक दोस्तों ने जो हैदराबाद और चेन्नई में इसी व्यवसाय में थे, अपनी इकाइयां क्या कर दी, बंद कर दी। या तो प्रतिस्पर्धा करो या फिर नष्ट हो जाओ, चाहे छोटे उत्पादक हो या फिर श्रमिक हो, दोनों के लिए ये बात यहाँ पर क्लियर होती है इस एग्जाम्पल से। बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि बैटरी संधारित, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादों, खाद्य तेल के उद्योगों कुछ ऐसे उदाहरण हैं भाई जहां प्रतिस्पर्धा के कारण जो छोटे विनिर्माता थे उनको कड़ी मार पड़ी और वो अंत में अपनी इकाइयां उन्होंने बंद कर दी हैं, जिसके चलते कई सारे श्रमिक बेरोजगार हो गए। और भारत में लघु उद्योगों में कृषि के बाद सबसे अधिक श्रमिक, जो कि करीब 2 करोड़ नियोजित हैं, उन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। तो अब हम कह सकते हैं ना, हमारे सेंटेंस में कायम हो सकते हैं कि भाई या तो आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी या फिर आपको नष्ट होना पड़ेगा। ये बात हमें रवि ने अच्छे से स्पष्ट कर दी है। तो बच्चों यहाँ पे अब हम कुछ प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, नवीनतम अध्ययनों ने संकेत किया है कि भारत के लघु उत्पादकों को बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। भाई आप ये चाहते हैं कि हमारे जो लघु उद्योग हैं, वो लघु उत्पादक हैं, जो बाजार में प्रतिस्पर्धा करें, तो उनके लिए 3 चीजें चाहिए। पहला नंबर है बेहतर सड़कें, बिजली, पानी, कच्चा माल, विपणन और सूचना तंत्र। दूसरी चीज है प्रौद्योगिकी में सुधार एवं आधुनिकीकरण। और अंतिम चीज है उचित ब्याज दर पर साख की समय पर उपलब्धता। साख नया शब्द नहीं है, ठीक है। अध्याय 3 में देखा था हमने, मुद्रा वाले चैप्टर में, शाख मतलब ऋण, ऋण मिलना चाहिए उचित ब्याज दर पे हो। तो क्या आप व्याख्या कर सकते हैं ये 3 चीजें भारतीय उत्पादकों को किस प्रकार मदद करेंगी? तो जाहिर सी बात है, देखो बच्चों, हाँ ये तीनों चीजें भारतीय उद्योगों के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? माल के उत्पादन के लिए परिवहन, बिजली, पानी, कच्चे माल आदि के लिए बेहतर सड़कें, बिक्री के लिए विपणन और सूचना प्रौद्योगिकी। तो देखिए, अगर माल के उत्पादन की हम बात करेंगे तो हमें परिवहन, बिजली, पानी, कच्चे माल की आवश्यकता होगी। और फिर इसके लिए देखें तो बिक्री की बात करेंगे तो अच्छा व्यापार चाहिए, विपणन क्षेत्र चाहिए और एक अच्छा सूचना प्रौद्योगिकी विकसित होना चाहिए। इसी के साथ अगर माल की बेहतर गुणवत्ता के लिए बात करें तो हमें प्रौद्योगिकी में सुधार चाहिए और आधुनिकीकरण चाहिए। अगर माल में बेहतर गुणवत्ता होगी तभी तो वो जो अपने प्रतिस्पर्धी हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगा। और अंतिम पॉइंट था हमारा, समय पर उधार मिलेगा तो उचित दर पे मिलेगा तो उत्पादक हैं वो अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को हमने देखा और कैसे पता कर लिया कि क्यों ये तीनों चीज़ें आवश्यक हैं। इसके बाद में अगर इन्हीं तीनों चीज़ों की हम बात करें तो क्या आप ये मानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए इच्छुक होंगी? क्यों? ये तीनों क्षेत्रों की बात हम कर रहे हैं,
अगर वो निवेश करने के इच्छुक हैं तो क्यों हैं? तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? देखो, क्योंकि इसके लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है और इन क्षेत्रों में निर्माण अवधि काफ़ी लंबी होगी, और लंबी अवधि के लिए अगर वो इन्वेस्ट भी कर देती हैं तो उनका जो रिटर्न है वो बहुत बाद में प्राप्त होगा उन्हें तो फटाफट, मतलब उनका तो मोटो ही हमने देखा था ना, फटाफट चाहिए भाई, रिटर्न फटाफट चाहिए, फटाफट इन्वेस्ट करेंगे, फटाफट रिटर्न लेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जब हमने बात की थी हमारे क्षेत्रक वाले चैप्टर की, तो वहाँ हमने देखा था कि जो बिजली, पानी, सड़कें, परिवहन जैसे जो मोटोज हैं, इन्हें सरकार अपने अंडर लेके काम करती है, क्योंकि इनमें जो लागत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, रिटर्न बहुत कम मिलता है। दूसरी चीज़ लंबी अवधि के लिए होता है, रिटर्न लंबी अवधि के बाद में मिलता है। तो इसीलिए जो निवेशक हैं वो इनमें रुझान नहीं रखते, इनकी तरफ उनका कोई महत्व नहीं होता इनके लिए कि भाई हमें यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर दे दिया है। चलिए अगला देखते हैं। यही वही चीज़ें हैं। क्या आप ये मानते हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका है? क्यों? बिल्कुल भाई, सरकार की भूमिका है। क्यों है? क्योंकि ये विकसित करने के लिए जो भारी पूंजी चाहिए वो कौन इन्वेस्ट कर सकता है? सरकार कर सकता है, और सरकार के अलावा कोई भी व्यक्ति इन सुविधाओं को प्रदान नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त इन सुविधाओं के माध्यम से समाज का कल्याण का उद्देश्य झलकता है जो सरकार द्वारा किया जाता है। हमने जब आपको याद होगा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की बात की थी, तो निजी क्षेत्र क्या करते हैं? निजी क्षेत्र का मूल उद्देश्य ये होता है कि लाभ कमाना है भाई, वो कैसे भी कमाना है, केवल लाभ कमाना है। जबकि अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, तो उनका मूल उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ हम ये देखते हैं समाज कल्याण होता है, यानी उनके लिए लाभ और हानि का कोई मायना नहीं होता। अब देखते हैं कई सारी सब्सिडी दी जाती है खाद्य पदार्थों पर, है ना, तो ये सब चीज़ें, और लागत से भी कम में बिजली उपलब्ध करा दी जाती है लघु कुटीर उद्योगों को। ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि उनकी जो सब्सिडी है वो हम गवर्नमेंट अपने अंडर से देती है, यानी कि वहाँ समाज कल्याण को मोटो बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार इन सुविधाओं को देने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो यहाँ पे निर्वाह करती है। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। हमारा अंतिम प्रश्न है, क्या आप कोई ऐसा उपाय सुझा सकते हैं जिसे कि सरकार अपना सके? यहाँ हमें बताना है कि कोई ऐसा उपाय, बिल्कुल कई सारे ऐसे कदम हैं, स्टेप्स हैं जो हम बता सकते हैं। हम बुद्धिजीवी हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कई सारे तरीके बता सकते हैं। जैसे देखिए, अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करना। प्रवासी भारतीय हों, ठीक है, उनको हमें यहाँ पे निवेश के लिए इनवाइट करना चाहिए। और इसके लिए आप देखते हो जनवरी में लगभग 9 जनवरी को आसपास प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाता है हर साल। तो ये सब चीज़ें हम देख पाते हैं। विदेशी निवेश की अपनी नीति को उदार बनाएं ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करें। व्यवसायियों को अधिक सुविधाएँ प्रदान करें ताकि जो हमारे स्थानीय व्यवसाय हैं, छोटे उत्पादक हैं, वो मूव करें, वो भी अपना योगदान हमारी जीडीपी में दे पाएँ। तो ये सारे तरीके हैं जिनके द्वारा सरकार इन व्यवसायों को मूव करा सकती है। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास में हमने ये देखा कि कैसे वैश्वीकरण का भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, चाहे वो छोटे उत्पादकों को लेकर हो, चाहे वो प्रोडक्शंस को लेकर हो, चाहे वो श्रमिकों को लेकर हो, चाहे रवि जैसे जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको लेकर हो। इसके क्या क्या प्रभाव हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पर देखने को मिले, उन सब पर हमने आज के हमारे भाग में विस्तार से समझ बना लिए। और उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा में लिए गए सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।